हर स्टेट का है और बंगाल का है। हमारा ये डिमांड है स्टेट गवर्नमेंट से कि एम्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तर्ज पर यहाँ पर भी हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। आप जानते हैं कि यहाँ पर पूरे देश में हेट स्पीचेस और मॉब लिंचिंग के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और तेजी से हम ये बात को अप्रिशिएट करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने मॉब लिंचिंग से मुताल्लिक़ एक लेजिस्लेशन पास किया है, मंजूर किया। लेकिन जाहिर है कि आपके स्टेट में भी, बंगाल में भी मॉब लिंचिंग के इशू सामने आ रहे हैं। तो हम ये डिमांड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से कि जो कानून मंजूर हुआ है उसके तहत के जो रियल कल्प्रिट्स हैं, जो सही इसमें जो परपेचुएट्स हैं इसके मॉब लिंचिंग के, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उस कानून के तहत कड़ी से कड़ी उसको यानी उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सही तरीके से और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। जब आप इस काम को करेंगे तो ये मॉब लिंचर और हेट स्पीचेस और सोसाइटी को डिवाइड करने की जो कोशिश है हिंदू का पॉलिटिक्स की, उसको आप करेंगे। लेकिन सिर्फ मेयर पैसेज ऑफ ए लॉ इज नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस अनलेस इट इज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। फिर हमारा ये मुतालबा है कि ये जो रफीकुल इस्लाम वाला जो केस आया है आपको, उस केस की भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सही माना में और उसके भी जो परपेट्रेटर्स है क्राइम के उनको सजा मिलनी चाहिए और एक मैसेज जाना चाहिए। देखिए एक बात मुझे कोशिश कीजिए, इस इलेक्शन में ममता बनर्जी के पावर में रिटर्न होने में दो कम्युनिटीज का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। एक है मुस्लिम कम्युनिटी जिसने इन ब्लॉक सपोर्ट किया है ममता बनर्जी, यहाँ तक कि कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ किसी को भी और हमारी पार्टी ने कॉन्टेस्ट किया है। लेकिन जाहिर उस वक्त में बीजेपी एक बड़ा इशू थी, सेकुलराइजेशन एक बड़ा इशू था, आरएसएस एक बड़ा इशू था, तो इसलिए उसमें सब लोगों ने इन ब्लॉक वोट किया ममता बनर्जी, मुसलमानों ने और दलितों ने। होना ही चाहिए कि आप उनके जो इश्यूज थे, आपने जो प्रॉमिस किए हैं अपने घोषणा पत्र में भी और आपका जो मैगजीन है उसके अंदर भी जो बातें आपने कही है उनसे बता दें, उसको पहली बात मान लीजिए। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि बंगाल में मतलब हैप्पी डाउन को बहुत बड़ी तरह बारिश हुई है तो सैलाब आ गया और खासतौर से पूर्वा और पश्चिम बर्धमान में, हुगली में, मिदनापुर में, हावड़ा साउथ चौबीस परगना में और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में उसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसमें इरोजन हुआ, लोगों को डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमारा कहना ये कि स्टेट गवर्नमेंट को आगे बढ़कर इनको कंपनसेट करना चाहिए जो लोग डिस्प्लेस हो गए, जिनकी प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, जिनको जानी नुकसान हुआ, उनको कंपनसेट करना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए और उनको रिहैबिलिटेट करना चाहिए। जिन लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिनके मकान टूट गए, जिनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी, उनको जो है वो रिहैबिलिटेट करने के लिए बड़ी तादाद में गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। इसी तरह हम ये कहते हैं कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल एक एग्रीगेटिंग स्टेट है, यहाँ पर बहुत बड़ी बहुत तादाद में लोग हैं, फार्म लेबरर हैं, फार्मर्स हैं। तो इस वक्त हमारे देश में फार्मर्स की जो हालत है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने रेजोल्यूशन मंजूर किया है असेंबली में कि ये जो 3 फार्म लॉज देश ने मंजूर किए हैं वो गलत है, वो फार्मर्स को लिए बगैर किए गए हैं और वो एंटी फार्मर लॉज। और यही वजह कि आप जानते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 10 महीने से फार्मर्स एजुकेशन कर रहे हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनवाई नहीं कर रही। लेकिन क्या यहाँ बंगाल की फार्मर्स की हालत अच्छी है?
यहाँ भी पैडी की क्रॉप्स है, पोटैटो की क्रॉप्स है, इसके लिए एमएसपी का कोई प्रोविजन नहीं है और फार्मर्स के जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट तरफ से कोई कोशिश नहीं होती। इसलिए हमारा ये डिमांड है ममता बनर्जी से कि वो ममता गवर्नमेंट शुड एक्सटेंड ऑल मैक्सिमम हेल्प एंड सपोर्ट टू द कंट्रीब्यूटर्स। ये दूसरी डिमांड है हमारी। तीसरी बात हम ये कहते हैं कि इस बार पैंडेमिक में, कोरोना में देश की जो हेल्थ सिचुएशन और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज है उसको उसकी बड़ी पैथेटिक तस्वीर खींची है हमारे देश। पैंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई है और लोगों के जॉब चले गए हैं, उसके लिए भी कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेना चाहिए। और हमारा मुतालबा ये है कि जिस तरह दिल्ली में और दूसरे स्टेट्स में 200 यूनिट्स अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं लोग, उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी जाती है। हम ये डिमांड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से कि 200 यूनिट या उससे ज़्यादा यूनिट अगर वो दे सकती हैं तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसी तरह हमारा ये कहना है कि डेवलपमेंट का कोई पैकेज, जॉब रिक्रूटमेंट का कोई पैकेज भी सामने आना चाहिए। हमारा कहना ये कि अभी यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स और मदरसा के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसीज खाली पड़ी है। गवर्नमेंट, बंगाल गवर्नमेंट को उसको फुलफिल करना चाहिए। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ यानी बंगाल ने और ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र में एक बात ये कही थी कि हम लक्ष्मी बंधना स्कीम के तहत में यहाँ की जो महिलाएं हैं, खासतौर पर पुअर महिलाएं हैं, उनको 1000 रुपीज पर मंथ देंगे। लेकिन हमारा कहना है कि इसमें जो डिस्पैरिटी है कि आप 1000 रुपीज उसमें दलित है, उसमें ओबीसी हैं, उसमें मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं और उसमें जनरल पब्लिक के लोग हैं। ये बात है कि जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी महिलाओं को आप ये स्कीम देंगे। लेकिन इसमें जो डिस्पैरिटी है कि आप दलितों को 1000 रुपीज दे रहे हैं और माइनॉरिटीज को 500 रुपीज दे रहे हैं, ये गलत है। ये जो है डिस्क्रिमिनेशन है और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर आप दलितों को 1000 रुपीज दे रहे हैं तो माइनॉरिटीज को भी और दूसरी जनरल कैटेगरी के अंदर जो लोग हैं उन सबको भी 1000 रुपीज देना चाहिए। तो ये बात है। और इसी तरह से सोहराबुद्दीन कांस्टेबल का जो इनकाउंटर हुआ है उसके सिलसिले में हम चाहते हैं कि प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको सजा दी जाए। ये वक्त इस बात का मुतालबा करता है कि इस बार ममता बनर्जी पावर में आई है तो एक सिर्फ इतना नहीं है कि बीजेपी एक इशू था और इसकी वजह से लोगों ने उनको वोट दिया। लोग ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी ने जितने प्रॉमिसेस किए हैं वो फुलफिल होने चाहिए और अगर वो नहीं करती है और इस बार भी सिर्फ रेटोरिक की बुनियाद पर, स्लोगन्स की बुनियाद पर, सिंबॉलिक गेस्चर्स की बुनियाद पर वो कंटिन्यू करना चाहती है तो दिस इज द लास्ट वो होगा। इसलिए इससे पहले भी जो लोग रह चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो 37 साल या वामपंथी हो 34 साल, उनका जिस तरह सफाया हो गया है उसी तरह का सफाया इनका भी हो जाएगा। तीसरी बात तो ये कहनी है कि ये ममता बनर्जी एक महिला है और ये एक्सपेक्ट हम करते हैं कि आज पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके रेप के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, उसमें निस्बतन बंगाल की पोजीशन बेहतर है। बंगाल के बारे में, कलकत्ता के बारे में जो NRC की NCR की जो रिपोर्ट सामने आई है नेशनल क्राइम ब्यूरो की, वो ये बता रही है कि कलकत्ता इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर विमेन। लेकिन रूरल बेल्ट के अंदर ये सुरक्षा नहीं। फिर हम ये समझते हैं कि महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए भी कोई स्पेशल पैकेज स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए। इसी तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को आप देख लीजिए, जो MLA इलेक्ट हुए उनको देख लीजिए, जो MP यहाँ आज जो प्रेस हुआ है उसके बारे में देखिए, हमने आज ये बात रखी है कि ममता बनर्जी बहुत ही ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से स्टेट में वापस लौटी है और हम समझते हैं कि उन्होंने जिस तरह से फासिबादी ताकतों को डिफीट किया है उस पर हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन हमारा कहना ये है
कि गवर्नमेंट सिर्फ एक इशू तो ये था कि भाई फांसीवादी और एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को डिफीट किया जाए, लेकिन अब लोग ये चाहते हैं कि अब आपको जो कुछ आपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम ये करेंगे, तो अब वक्त आ गया है कि आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट। हमारा कहना ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू। अनएम्प्लॉयमेंट के इशू में और ज़्यादा बढ़ गया है माइग्रेंट वर्कर की वजह से। माइग्रेंट वर्कर कौन है? वो यहीं से गए थे दूसरे स्टेट में और फिर वहाँ से उनको रीमाइग्रेट होना पड़ा वापस सरप्लस में कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वो एग्जैक्ट फिगर देना चाहिए कि भाई कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो अब इस वक्त में अनएम्प्लॉयड हैं, और सिर्फ फिगर नहीं देना चाहिए बल्कि आपको कोई पैकेज देना चाहिए उन लोगों के लिए जो बेचारे इस वक्त में लॉकडाउन की वजह से कारोबार ख़त्म हो गया है, लाइवलीहुड ख़त्म हो गई है, घर के लोग बेघर हो गए हैं, घर के लोग भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट को आगे बढ़कर एक क्लियर कट पैकेज देना। इसी तरह से जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, इफ़ यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट, तो हमारा कह रही है कि उस वक्त तक कि आप उसे अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोज़गारी का भत्ता दें, जब तक कि आप उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दें। तीसरी बात हमने ये कही कि यहाँ पर सैलाब की वजह से और बड़े बारिश होने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिसमें पानी बढ़ गया नदियों में और इस सब चीज़ों से इरोजन हुआ है। तो उन लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, उन लोगों को रिहेबिलिटेशन होना चाहिए और रिलीफ मिलना चाहिए, और उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। जिनका घर चला गया, जिनकी ज़मीन चली गई, तो उनको इक्विटेबल जो है वो रिहेबिलिटेशन का पैकेज मिलना चाहिए। तीसरी बात हमने ये कही कि ये जो यहाँ पे घोषणा की थी ममता बनर्जी ने कि हम महिलाओं को, जो पुअर महिलाएं हैं, उनको 1000 रुपये पर मंथ देंगे, वो अच्छी चीज़ थी, हम अप्रिशिएट करते हैं उसको। लेकिन हालांकि 1000 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं से बेहतर है। हमारा कहना ये कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप माइनॉरिटी के लोगों को 500 रुपीज़ दे रहे हैं और दलितों को 1000 रुपीज़ दे रहे हैं। दलित भी और माइनॉरिटीज़ भी और जितने पुअर लोग हैं वो सब हमारे लोग, उन सबको एक ही पैकेज मिलना चाहिए 1000 रुपीज़। चौथी बात हमने ये कही कि ये यहाँ पर जो लिंचिंग के वाक़यात पूरे देश में बढ़ रहे हैं, ये हम अप्रिशिएट करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है, लेकिन वो लॉ को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है, जिनको मारा जा रहा है, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, और कार्रवाई बहुत सख्त होनी चाहिए। इसलिए कि आपने कहा है कि हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, बहुत सख्त पनिशमेंट देंगे, लेकिन सिर्फ वो लिप सर्विस तक महसूस नहीं होना चाहिए, वो लॉ को रियल माना में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ममता बनर्जी बोलती है विधानसभा चुनाव में पहले ममता बनर्जी ने माइनॉरिटी के लिए 100% काम हो सकता है। देखिए, अगर 100% वो काम कर चुके माइनॉरिटी की हालत में, तो फर्क वाकई नहीं होगा। ये जो बात कही जाती है कि हमने 100% काम कर लिया है, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि जो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस है माइनॉरिटीज़ का, वो पूरे देश में सबसे ख़राब यहाँ पर, उसमें कोई बुनियादी सुधार वाकई नहीं हुआ है। तो ये मैं तो देखिए, जंगीपुर से मैंने इलेक्शन लड़ा था, मैं तो वहाँ जानता हूँ बिड़ी वर्कर्स काम करते हैं, 7-12 लाख बिड़ी वर्कर हैं वहाँ पर, और उनको जो मिनिमम वेजेज एक्ट है आपका 284 या 89 जो भी है, वो उनको नहीं मिलता, उनको 100 रुपये 150 रुपये मिलता है। तो ये और बहुत बुरी हालत है। लोग जो है चावल के साथ नमक मिला के खाते हैं, दाल भी नहीं मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे, आप इफ़ यू गो टू यानी नीचे जाएंगे आप मुर्शिदाबाद में, जंगीपुर में, मालदा में और दूसरे इलाकों में जाकर वहाँ देखिए किस पैथेटिक कंडीशन में लोग रह रहे हैं। ये कहना कि हमने सब पूरा कर लिया, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, और अभी भी लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। एजुकेशनली भी बैकवर्ड है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है बहुत सारे मदरसों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो ये कहना कि हमने सब काम कर लिया, बिल्कुल गलत बात है। मेरा नाम डॉक्टर एस इलियास, मैं आपको देखिए, हमने तो यहाँ भी कोशिश की थी, हमने ममता बनर्जी के सामने यहाँ पे बात रखी थी कि आपको अगर बीजेपी से लड़ाई लड़नी है तो यहाँ जो सेकुलर पार्टियाँ हैं उनके साथ आप टाई अप कीजिए। तो यहाँ टाई अप नहीं किया उन्होंने। यहाँ उनका अप्रोच ये था कि एक तरफ बीजेपी हो और एक तरफ हम हो, बाकी सब पार्टियाँ खत्म हो जाए, ताकि हमें पावर में रहने का
बाकी देश में अगर वो तैयार है कोई कोalition के साथ आने के लिए तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। We will support them, we will appreciate. We definitely want. हमारा तो कहना ये स्टेज में भी ये होते हैं। Recently we had a meeting with Akhilesh Yadav. 2 meetings we have already had, and we have communicated to him if you want to come to power, you try to get all small political parties which are representing a particular community or particular caste. They should come on one platform, then only you can make it be. दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने बताया कि जैसे अम्फान हुआ, जितने भी क्षति हुआ यहाँ पर उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार में राज्य सरकार लड़ रही है कि वहाँ पर आप मुझे पैसा दीजिए तब हम आपका काम करेंगे। तो राज्य तो केंद्र रूप से मांग रही है पैसा। देखिए राज्य आप बोल रहे हैं कि राज्य को भी पूरा करने के लिए नहीं, देखिए बात काम ऐसे होते हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करती है। मिसाल के तौर पर आपको मालूम है कि केंद्र सरकार ने एक माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम अनाउंस की जिसका 70% केंद्र सरकार देती है और 30% राज्य सरकार को देना होता है। तो ऐसे कई स्कीमें हैं। तो हमारा कहना ये कि ये जो माइग्रेंट वर्कर का इशू है, ये इशू सिर्फ स्टेट का इशू नहीं है। माइग्रेंट वर्कर दूसरी स्टेट से वापस आ रहे हैं तो ये केंद्र सरकार को भी इसमें रोल प्ले करना चाहिए। और केंद्र सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर पैसे हासिल किए हैं पीएम केयर फंड के अंदर और बहुत सारी चीज़ों में, उसका कोई ब्यौरा किसी के पास में नहीं है। और पीएम केयर फंड को आपने आरटीआई के परमिट से बाहर कर दिया। अगर आपने पब्लिक के वेलफेयर के लिए पैसा कलेक्ट किया है तो उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कहाँ से पैसा मिला और कहाँ आप खर्च कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार नहीं कर रही। और सवाल है, आपने जो जनता सरकार की जीत का बात प्रशंसा की है, कहीं ना कहीं नंदीग्राम से उभारी थी, यानी कि जनता ने उनको नकारा भी। तो आप वो इलेक्शन लड़िए, इस इलेक्शन को आप किस तरह से देखते? देखिए असल में आपको ये इन टोटालिटी देखना चाहिए। इन टोटालिटी टीएमसी केम टू पावर। ममता बनर्जी ने अगर एक तरह से हार गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि she will be defeated again. I think she will come back. जहाँ से वो लड़ रही वहाँ से वो जीत कर आ जाएगी। अब एक तो पावर में भी है वो और उसका बेनिफिट भी मिलेगा और उसके अलावा वो सेफेस्ट सीट थी उसको छोड़ के वो खामखा नंदीग्राम गई थी और नंदीग्राम से जो कुछ हुआ आपके सामने। तो देखिए आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, पिछले इलेक्शन में द एंटायर सेंट्रल गवर्नमेंट केम फ्रॉम दिल्ली एंड यहाँ पे उन्होंने बैठ गए थे वो हमारे प्रधानमंत्री हमारे गृह मंत्री दोनों ने यहाँ पे डेरा जमा दिया था और रोजाना ऐसे हेड स्पीचेस भाषण दिए जा रहे थे। इसके बावजूद भी अगर जनता ने उन्हें नकार दिया तो इट शोज दैट बंगाल की जनता जो है वो कम्युनल फोर्सेस को, फासिस्ट फोर्सेस को, एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस की को अप्रिशिएट नहीं। सवाल है वेस्ट बंगाल में सीट रजिस्ट्रेशन में वोट हो रहा है, मुर्शिदाबाद का दो, कलकत्ता का भावनपुर में वोट हो रहा है। आप क्या कहेंगे, आपका जो सपोर्टर है किसको वोट देंगे, समर्थन किसका करेंगे आप? देखिए असल में बाई इलेक्शन में आम तौर पे हम लोग कैंडिडेट नहीं देते हैं। बाई इलेक्शन में आम तौर पे होता यही है कि जो पार्टी इन पावर होती है वही आती है वापस। तो हमारा मानना ये है कि इस बार क्योंकि एक खास इशू था बीजेपी का, इस वजह से यहाँ ममता बनर्जी को सबने सपोर्ट किया और हमने भी सिर्फ पूरे देश के पूरे राज्य के अंदर सिर्फ 4 सीटों पर कॉन्टेस्ट किया था, जबकि हमने पहले हमने 27 जगह से लड़ने का फैसला किया था, लेकिन बाद में हमने महसूस किया कि अगर हम लड़ेंगे तो हम को डिवाइड करेंगे, इसलिए हमने उसको 4 सीट पे कन्फाइन कर दिया। तो हम बाई इलेक्शन लड़ने का हमारा कोई इशू, हमारा इरादा नहीं है। सभी पार्टी जो है वो जातिगत जो जनगणना है उसके ओर जा रहे हैं, तो आप लोग क्या जा रहे हैं जाति जनगणना जो है? देखिए वी हैव ऑलरेडी सपोर्टेड कास्ट बेस्ड सेंसस। हमारा कहना ये है कि देखिए हमारे देश में बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम कास्ट बेस्ड है, ओबीसी बेस्ड है, एससी एसटी बेस्ड है।
कास्ट सेंसस तो मजबूरी है। 1931 में कास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ था। हमने तो वी हैव ऑलरेडी इशूड ए स्टेटमेंट एंड वी आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये 2021 के इसमें कास्ट सेंसस होना चाहिए, इसकी हमने बात नहीं और हम सपोर्ट करते हैं कास्ट सेंसस। एक बात और है, जो अभी आपने लक्ष्मी भंडार को लेकर बात बोला है, यहाँ पर जो लक्ष्मी भंडार में कोई माइनॉरिटी को उन्होंने 1000 रुपया देने का वादा किया है, ठीक है, और 500 रुपया जनरल के लिए, जो जनरल महिलाएं हैं किसी भी, उनको देने का वादा किया है। यहाँ पर तो मुस्लिम का तो कोई भेदभाव है ही नहीं। देखिए इन प्रैक्टिस क्या हो रहा है, इन प्रैक्टिस की बात मैं कह रहा हूँ, आपने वादा किया था सब लोगों को 1000 रुपये देने का, आप उठा कर देखिए, वादा आपने 1000 रुपये देने का वादा किया था, पुअर महिलाओं उसमें सब शामिल है, दलित है, माइनॉरिटी है, ओबीसी है, सब शामिल है। लेकिन जब आप देने पे आ रहे हैं तो आप दलितों को 1000 रुपये दे रहे हैं, माइनॉरिटीज को 500 रुपीज़ दे रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि ये भेदभाव नहीं है। लिखा हुआ कि साथ जनरल को ही मैं 500 रुपया, जनरल में नहीं आती ना माइनॉरिटी आपके वादा किया ना 500 रुपीज़, हमें मालूम है, हम तो माइनॉरिटी के दरमियान काम कर रहे हैं, दलितों के दरमियान काम कर रहे हैं, वी नो दैट व्हाट इज द सिचुएशन। लेकिन होता क्या है आपको कि लोग इस पर इशू नहीं बनाते हैं, इसलिए नहीं बनाते हैं कि समझते हैं कोई एक बड़ा इशू अभी इस वक्त पास हुआ है और भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हम समझते हैं कि भाई आपको इल्म है ये बात, यू नो दैट सेंट्रल कमेटी रिपोर्ट भी बताती है कि सबसे पैथेटिक कंडीशन माइनॉरिटी के अगर किसी स्टेट में तो बंगाल, तो इसका मतलब ये कि देयर शुड बी ए स्पेशल पैकेज फॉर देम अपडेट करने के लिए आपको कोई और करना चाहिए। तो आप जब एक महिला को देने की बात करते हैं, देखिए 1000 रुपीज़ में किसी का कोई भला नहीं होता है, लेकिन इवन सपोज यू आर नॉट पेइंग 1000 रुपीज़, 500 उनको 1000 उनको, तो ये बात सही नहीं है। हमारा ये इशू भी हमने ये बात भी कही है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए नहीं कर पा रही है, नहीं कर सकती है, तो उनको अनएम्प्लॉयड का भत्ता देना चाहिए। उन लोगों को जो क्वालिफाइड है, जिनके पास डिग्री है, घर बैठे हुए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उनको जब तक के एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता उस वक्त तक के 5000 रुपीज़ पर मंथ का भत्ता देना। तो चुनाव के बाद हिंसा हुआ, ये जो हिंसा हुआ है इसका आप लोग समर्थन करते हैं ताकि आप लोग इसका? देखिए हिंसा का हम चुनाव के अंदर, चुनाव के बाद, चुनाव से पहले कभी भी समर्थन नहीं। हिंसा खत्म होना चाहिए और हिंसा के लिए जो लोग रेस्पॉन्सिबल है उनको इंस्टिगेट करके उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो टीएमसी के लोग हो चाहे वो बीजेपी के। देखिए ये मामूल है, बंगाल के अंदर हिंसा होती है और खासतौर से लोकल बॉडी के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा हिंसा होती है, उसके हम भी भुगते हुए लोग हैं, हमारे साथ भी हुआ, हमारे लोगों को भी नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया, हमारे लोगों को भी ओबीसी सर्टिफिकेट लेने नहीं दिया, तो ये तो यहाँ होता है, लेकिन ये चीज़ रुकनी चाहिए। आपने कोर्ट में याचिका नहीं दायर की है इसके विरुद्ध में? आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। आपने याचिका दायर नहीं की है इसके विरुद्ध में? देखिए हमने कोई याचिका दायर नहीं की, लेकिन हमने ये डिमांड की है कि ये वायलेंस को रोकना चाहिए और वायलेंस रोकने के लिए जितना कुछ, यानी स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस स्टेट के हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट को लॉ मिनिस्ट्री को उसके ऊपर कार्रवाई